अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ करेंगे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के तहलका खेज़ बयान से। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाइयों से पार्टी का सियासी तबका सारे खेल से बाहर हो गया और ब्यूरोक्रेट हुकूमत में शामिल हो गए। उनका कहना था नए और गैर सियासी लोग इमरान खान के आइडियाज़ से हम आहंग नहीं और ना ही सलाहियत रखते हैं, लेकिन इमरान खान को इस बात का मुकम्मल एहसास है। उन्होंने काबीना को बता दिया है कि काम करने के लिए 6 माह है, कारकर्दगी ना दिखाई तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। मजीद क्या कहा ये देख लेते हैं और इसी पर तजिया ले लेते हैं। अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान आदिल साहब, फवाद चौधरी ने काफ़ी सारी बातें की है। वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद की लड़ाइयों से नुकसान पहुंचा। ये बात तो हम सब भी जानते हैं कि इनमें कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ, सर जंग जारी रही है, हर कोई इससे वाकिफ़ है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी ना दिखाई तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। जी, अफवाहें तो ऐसी मौजूद थीं और सबको तो मालूम ही था कि ये कोई आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और जहांगीर तरीन के। लेकिन ये जो इन्होंने बातें की, अब उन्होंने उस पर मोहर तस्दीक जो है सब्त कर है। और ये इंसाइडर हैं, जिसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो बात जो है वो चौधरी फवाद ने की है। तो अब इससे तो ये फिर ये लगता है कि हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर उभरता है। और ये जो अफवाहें चल रही हैं कि आने वाले महीनों में हो सकता है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें या मुस्ताफ़ी हो जाएं और नए इलेक्शन की तरफ बात चली जाए, तो उन बातों को तक़वियत मिलती है इनके सारे तज्ज़िये से। बातें तो उन्होंने जो की हैं वो ठीक की हैं। ये बात सबको मालूम है कि आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो बहुत मजबूत हो गए हैं। उनसे बहुत से सियासी लोग नालां भी हैं। वो बहुत से काम जो लोग करवाना चाहते हैं वो नहीं होने देते। और इसी जहांगीर तरीन का मसला ये था कि उन्होंने बहुत भारी सरमायाकारी की इमरान खान साहब पे और उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी तब्दील कर दी। वो इलेक्टेबल्स ले आए, पार्टी के जो नज़रियाती लोग थे वो पीछे चले गए और इलेक्टेबल्स जो रिवायती सियासतदान थे वो जहांगीर तरीन जो हैं उनको आगे ले आए। उनकी थ्योरी ये थी कि इनके बगैर आप प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। तो पहला कंप्रोमाइज़ तो इमरान खान ने खुद ही किया कि इक़्तिदार में आने की खातिर उन्होंने नज़रियाती लोगों को पीछे कर दिया और इलेक्टेबल्स को वो अपने साथ ले आए। तो जब इलेक्टेबल्स आ गए तो फिर तो वो रिवायती सियासत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ऐसे किया था कि जे रहीम, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, मिराज मोहम्मद खान को जब इक़्तिदार मिल गया तो उनको पीछे कर दिया था और फिर जो वडेरे थे और जो रिवायती सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आगे आ गए थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इन्हिसार था वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पे हो गया था। बिल्कुल वही हाल इमरान खान का भी हुआ है कि जिन लोगों ने उनको इमरान खान बनने में हेल्प किया वो सब लोग पीछे चले गए और रिवायती सियासतदान आगे आ गए। और जब इक़्तिदार मिल गया तो इमरान खान का भी अफसरशाही पे इन्हिसार बढ़ गया। उन्होंने बहुत बातें की हैं चौधरी फवाद ने, लेकिन एक बात वो नहीं की उन्होंने, और वो शायद मसलहतन नहीं की, कि पंजाब में जो वज़ीर आला लगाए गए और वो इतने कोई एफिशिएंट वज़ीर आला साबित नहीं हुए, उन पे बहुत तनकीद भी की जाती है, लेकिन वो तो किसी और की चॉइस नहीं थी, वो तो ख़ुद इमरान खान की चॉइस थी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ख़ुद को इनसिक्योर समझते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई ताकतवर और उनके अलावा शख्स जो है वो हुकूमत में हो और कोई सियासी शख्सियत इतनी कद काठ निकाले कि उनके बराबर नज़र आए। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कमज़ोर शख्स को पंजाब का वज़ीर आला लगाया जो उनकी मुट्ठी में रहे, उनके इशारों पर नाचे। उसका नतीजा ये है कि पंजाब में गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकी जो उन्होंने वादे किए थे और जिस किस्म की वो तवक्कुआत लेकर मैदान में आए थे सियासत की और उनको लोगों ने वोट दिए थे, जिस वजह से वो तो पूरी नहीं हो सकी फिर। जी ठीक है। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब, हम देख रहे हैं जो बातें फवाद चौधरी ने की है, आप नहीं समझते कि हुकूमत को भी अपने अंदरूनी मामलात का पता है, उन्हें एहसास है कि क्या हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं और क्या हो सकता है, और अपनी कारकर्दगी का भी उन्हें इल्म है? जी अदनान साहब। जी खालिद साहब, आपका आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी बताइएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि इक़्तिदार का पहला तजुर्बा है इमरान खान साहब का, और इससे पहले उन्हें अगर केपी में एक इक़्तिदार का एक मौका तो मिला था, लेकिन उसमें भी वो उमूरे हुकूमत की तरफ तवज्जो देने की बजाय उनकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन करने की और उसको गिराने की और उसको कम अज़ कम बदनाम करने की थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो तजुर्बा उनको दरकार था वो शायद अभी नहीं है। इसीलिए कुछ गलबा गैर मुनसिब लोगों का और कुछ गलबा जो है
وہ بیوروक्रेट्स का उनके ऊपर दिखाई देता है, और उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं और उन्होंने गैर सियासी लोगों की भी बात की है खालिद अजीम साहब। जी बिल्कुल, गैर सियासी लोगों से मुराद उनकी वही है, वो इस किस्म के जो मशीर की शक्ल में और अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, अहम वजारतें जो हैं वो उनके हवाले हुई भी हैं, अनइलेक्टेड लोग हैं, उनकी तरफ उनका इशारा था। एक बात जो है जरा बैकग्राउंड में आपको समझने की जरूरत है कि चौधरी फवाद साहब जो हैं वो अगरचे न्यू एंट्रेंट थे पीटीआई में, लेकिन उनको बहुत नुमाया मुकाम मिला, और उनके जहांगीर तरीन के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे, और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसमें अगरचे वो बहुत खुल के तो खिलाफ बोलने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो अपने किसी न किसी अंदाज में किसी गुस्से का इजहार जो है वो करते रहते हैं। और एक जुमला कल उनसे मंसूब जो है वो ये भी मैंने चलते हुए देखा है कि जी इससे पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को काबीना से निकलवाया, और जब फिर मौका मिला तो फिर असद उमर ने उनसे जो है इस बात का बदला ले लिया। मैं समझता हूँ कि बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। पार्टी उमूर के बारे में अगर इस तरह से पब्लिकली बात की जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से आप अपने पार्टी लीडर को अंडरमाइन करते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस चीज को देखें, नोट करें, और अगर फवाद चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है तो इसकी इस्लाह अहवाल की कोशिश करें, और अगर उन्होंने महज किसी की मोहब्बत में इस किस्म की बात की है तो फिर उनको फवाद चौधरी साहब को जो है वो इस मामले में रोकना चाहिए, क्योंकि उनसे मंसूब बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं जो बाज़ औक़ात हुकूमत को जो है वो परेशानी का जिनसे सामना करना पड़ता है, और कभी वो वजारत मजहबी उमूर के साथ उनके मामला इस तरह से चल रहे होते हैं, कभी वो उस्मान बुज़दार के बारे में इस किस्म की बयानबाजी करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पार्टी क़यादत के लिए मुश्किलात पैदा कर रही होती है। इस वक्त सूरत हाल वाकई यही है कि बहुत से जो अहम ओहदे हैं उन पे वो लोग बैठे हैं जो कि मुनसिफ नहीं है, और यकीनन सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं फवाद चौधरी की जानिब से। अदनान आदिल साहब, इस इंटरव्यू के असरात अब क्या देख रहे हैं? इससे हुकूमत कमज़ोर होगी, इमरान खान का इमेज ख़राब होगा। इससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि इमरान खान जो हैं वो पार्टी के अंदर इतने खलीफिशार है कि उस पर काबू नहीं पा सके, और वो बिल्कुल बेबस हैं उसके सामने, और वो ख़ुद भी ये समझते हैं कि हमारी गवर्नेंस जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने वुज़रा से कहा कि 6 महीने में आप मामला ठीक करें वरना ही किसी और तरफ चले जाएंगे। तो ये तो फिर उन र्यूमर्स को तक़वियत मिल रही है कि अब जो है हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं असम्बलियाँ तोड़ दें, और या फिर जो है नए इलेक्शन का माहौल पैदा हो। अपोजिशन भी यही चाहती है। अब देखिए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार जो मिला तो कोई उनको सादा अक्सरियत तो थी नहीं उनके पास, ना उनके पास कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत है, ना पंजाब असम्बली में, तो एक खलूत हुकूमत बनाकर वो इक़्तिदार में हैं। अब अगर उसमें अपनी पार्टी में भी इतनी अंदर तकसीम है तो इसका मतलब है कि ये काम जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और इस बात का इंडिकेटर है। अदनान आदिल साहब, जिस तरह फवाद चौधरी 6 माह की बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम बात करें आसिफ अली ज़रदारी की, तो उन्होंने भी आज ये बात की कि पंजाब में जयाले मुत्तहद रहे, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। जी बिल्कुल, और इससे जो एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर है बेयकीनी का, सियासी बेयकीनी का, वो उसमें इजाफा होगा कि लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चल पा रही है, डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो अब तो फवाद चौधरी ने उसकी तस्दीक कर दी है कि खुद इमरान खान को भी एहसास है कि हम डिलीवर नहीं कर सके, और वो भी यही कह रहे हैं कि हम डिलीवर इसलिए नहीं कर सके कि हमारी पार्टी मुत्तहिद नहीं थी। हालांकि ऐसा हमने पहले भी देखा है कि शहबाज शरीफ के जो थे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे कुछ लोगों से, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कुछ लोगों से, चौधरी निसार से अपने बोलचाल नहीं उनकी थी। तो ऐसा तो हर पार्टी में होता है, इससे कोई हुकूमत जो है उसके कारकर्दगी खराब नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ऐसा था कि मुस्तफ़ा खर का अलग ग्रुप था, मेराज खालिद का अलग ग्रुप था, हनीफ रामे का अलग था। तो ये तो सियासी जमातों में होता है कि बड़े जो लीडर हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। और अदनान आदिल साहब, ब्यूरोक्रेट से भी कुछ खुश दिखाई नहीं देती है हुकूमत? नहीं, ये तो देखिए, ये तो हमेशा कशमकश रहती है सियासतदानों में और अफसरशाही में। ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि अफसरशाही जो है और डायरेक्शन में जा रही होती है, सियासतदान और में, ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई ऐसा बड़ा मसला है। अगर इमरान खान मजबूत हैं तो वो अफसरशाही को अपनी डायरेक्शन में चला सकते हैं, उनका काम पॉलिसी देना है, अफसरशाही का काम उस पर अमल कराना है। बाकी MNA MPA वुज़रा जो हैं हमेशा अफसरशाही के खिलाफ ही रहते हैं, वो समझते हैं कि हमारा हर काम होना चाहिए, जबकि अफसरशाही जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस के पाबंद होते हैं, वो एक कायदे और कवायद के मुताबिक काम करना चाहते हैं। तो ये टेंशन पार्लिमानी जमहूरियत में चलती रहती है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू है। असल बात यह है कि इमरान खान मामला को कैसे आगे लेकर जाए।
یہ اہم پوائنٹ ہے. بہت شکریہ نانا دل صاحب, آپ تجزیہ دے رہے تھے. اس کے علاوہ خالد رحیم صاحب, آپ نے بھی تجزیہ دیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناراض گروپ چھوڑنے والے پی ٹی آئی ایم پی اے مامون تارڑ کا انٹرویو. کہتے ہیں کسی ناراض گروپ کا حصہ نہیں اور نہ ہی کسی گروپ کا وجود ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ دوست میرا نام غلط استعمال کر کے گروپ کا حصہ بناتے ہیں. نمائندہ خصوصی نئی مشوٹ سے گفتگو میں کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھ لیتے ہیں. آج سے 7-8 ماہ پہلے جیسے آپ فرما رہے ہیں, لائک مائنڈڈ کو دوست ہیں, کزنز ہیں, ہم لوگ کو رشتہ داریاں بھی تھی آپس میں, تو اکٹھے ہوئے. بات صرف یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کا بھی کوئی پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے کولیگ ہیں, تو میں ڈسہارٹ ہوا اور اس میں انہوں نے طریقے سے اس بات کو شو کیا کہ شاید 15 سے 20 ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں اور وہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 8 مہینے پہلے تھے. میں بالکل اس کو کیٹیگری ڈسون کرتا ہوں. انفارچونیٹلی ہماری کولیگ ہیں, میں اب کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, اگر کوئی دوست ہے آپ سمجھتے ہیں, لیکن صرف ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چیز کو, اگر آپ کے کوئی ڈفرینسز ہیں, کم از کم آپ اپنی بنیاد پہ جائیں. آپ دوسرے دوستوں کو ملائن کر کے ان کی ایک انٹیگریٹی پہ کوشچن مارک لا کے اور ان کو گروپ کا حصہ بتا کر نہیں جانا چاہیے. میرے خیال کو 3-4 لوگ ہیں وہ اپنا ہر دفعہ فائدہ لے لیتے ہیں. میں نام کسی کو نہیں لوں گا, لیکن ہر پارٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو چیزوں کو ذرا مینیپولیٹ کرتے ہیں. نام لے کے کسی کا نہیں ذکر کیا گیا, جنرل ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ 15 سے 20 ایم پی ایس, اور میں بالکل اس کو ڈسون کرتا ہوں. نہ یہ کوئی گروپ ہے. طاہر صاحب, یہ آپ کو پتہ کب چلا کہ یہ تو کہانی کوئی اور شروع ہو گئی ہے, یہ تو اپنے کام اور مس یوز کر رہے ہیں اور یہ کام کوئی اور ہے؟ ان دنوں میں تھوڑے سے اور ایشوز چل رہے تھے, بیوروکریسی کے بھی, اور یہ وہ, اس کے لیے سارے دوست سارے اپنا ایک وہ کہہ رہے تھے, دیٹس اٹ. اس کا کوئی پوائنٹ نہیں تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھے کب پتہ چلا کہ جی یہ, اس میں دیکھیں جب ایک آدھے دوست کا مجھے مطلب سنتے تھے, حالانکہ مطلب وہ گروپ ہے بھی نہیں, اور وہ بار بار گروپ کو کوڈ کیا جاتا تھا, گروپ ہے گروپ ہے گروپ ہے. تو میرا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے, اور میرا کیٹیگری میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی گروپ, کوئی اس نام کا ناراض گروپ کسی نام کا بھی کوئی اس ٹائم وجود میں نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس کا حصہ, اور نہ ہی کوئی اس کا حصہ بنے گا. آپ نے پرسنلی کسی 2-3 دوستوں کو کہا کہ بھائی نہ میرا یہ سب کو نہ بیچ میں لائیں, آپ اپنا کام کریں, آپ کریں شکایت؟ میرے خیال سے کہا ہوگا. آبویسلی جب آپ میرا نام دیکھیں, میرا نام اگر کوئی ملائن کرے گا, میرا نام تصویروں میں آئے گا, ٹی وی پہ آئے گا کہ جی میں ایز اے ایم پی اے میں بھی شاید اس کا ساتھ دے رہا ہوں اس چیز میں, تو آبویسلی میرا کہنے کا رائٹ بنتا ہے کہ یار میرا یہ مینیفیسٹو نہیں ہے, میں اپنے چیف منسٹر کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے اس میں مس یوز مت کرو. بالکل. اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مائنڈ کے ہیں, یعنی جو نہیں وہ سیم یہی بات کرتے ہیں؟ سارے, یہ تو 1-2 دوست ہوں گے جن کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے. 2-3 لوگ ہیں اور وہ 7-15 کا کہہ دیتے ہیں. وہ ایویں کہہ دیتے ہیں, ان کا ہوتا ہے کہ چلیں کہیں گے تو شاید اس وجہ سے شاید ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت اس کے الٹ ہے. بالکل اپوزٹ ہے. کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی گروپ سٹینڈ نہیں کرتا, اور اگر کوئی بندہ ہمارا نام مس یوز کرتا ہے تو اس کو ہماری ریکویسٹ ہے, بے شک کوئی ہمارا کولیگ بھی ہو, کہ مہربانی کر کے ہمارا نام مس یوز نہ کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے سخت فیصلہ سنا دیا. اجلاس کے دوران رکن کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا, کسی ارکان اسمبلی نے بازاری زبان استعمال کی تو اسے اجلاس سے باہر نکال دوں گا, باقی اجلاس کے لیے اس کی رکنیت معطل بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے قادر پٹیل کی باتوں پر برہمی کا اظہار بھی کیا. کہا, میں ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں, میری موجودگی میں بازاری زبان کا استعمال ہونا سب کی توہین ہے. 2-3 دن سے کچھ ہمارے اراکین نے اسمبلی میں کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں جس پہ ہمیں بینگ اے پارلیمنٹیرین شرم محسوس ہوتی ہے. جب آدمی ذاتیات پہ آ جاتا ہے, وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, تو وہ پورے ہاؤس کی انسلٹ کرتے ہیں. میں خاص کر جو ہے نا قادر پٹیل صاحب کے حوالے کی بات کروں گا, اور اس نے کل جو بات کی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں وہ اس ہاؤس کی خلاف ہے. رول 284 میں بڑا واضح ہے کہ جو الفاظ ڈیفیمیٹری, انڈیسنٹ, ان پارلیمنٹری یا انڈگنیفائڈ ہوں, ان کو کارروائی سے حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اسپیکر کو رول 20 اور رول 21 اختیار دیتا ہے کہ ایسے ممبر کو رولز کے مطابق ہاؤس سے نکالے, اس کی رکنیت باقی اجلاس کے لیے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نام صرف ایک ممبر کا. کل کی کارروائی ہے نا کہ میں
मौजूद तो नहीं था लेकिन मैंने देखी है। उसमें जो बातें कही गई दूसरी साइड से भी, ऑनरेबल मेंबर एक थे फ्रॉम कराची, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, उन्होंने भी जो बातें की, दिलाजारी मेरी अपनी हुई। मैं सिर्फ आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट की किसी ने भी किया है मैं आपको ओ देता हूँ, मैं एक्शन लूँगा। मैं इसका परवाह नहीं करता, मैं इस हाउस का कस्टोडियन हूँ। अगर इस कस्टोडियन में इस किस्म की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो सबकी इंसल्ट होती है। न अपोजिशन की न गवर्नमेंट को किसी को इजाज़त नहीं दूंगा इस बात पे। आप मेरे साथ सपोर्ट करें क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट की है, ये पार्लियामेंटेरियन की रिस्पेक्ट की बात है। बात करें अगर लॉकडाउन की, तो इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के मज़ीद इलाके सील करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत पर कोरोना के वार मजीद तेज, इंतजामिया का स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा वसी करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक जल्द सेक्टर G6 के सब सेक्टर 1 और 2 के साथ G10-4 को भी बंद किया जाएगा। वारी टाउन के फेज 7 और 8 भी स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगे। फैसले पर अमल दरामद आइंदा 36 घंटों में होगा। इन इलाकों में कोरोना वायरस 25 जिंदगियां निकल चुका है। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 12 जून से सील हैं, जबकि सेक्टर I8 और I10 के मुताबिक इलाकों में गुज़िश्ता 5 रोज से लॉकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना मरीजों की सैंपलिंग के नताइज को मद्देनजर रखकर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ताजिरों ने मार्केटों की बंदिश को माशी कत्ल करार दे दिया है। साद बिन उवैस इसी पर रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सूबा भर के 218 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। ताजिरों ने पहले से मुतासरा कारोबार पर हुकूमत से मार्केटें खुली रखने का मुतालबा कर दिया कि पहले भी 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा तो लोग दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत ने अभी तक ना उनके लिए कोई ग्रांट और ना कोई लोन का ऐलान किया है। ताजरों ने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मार्केटों की बंदिश को माशी कत्ल करार दिया। कोई शक नहीं कि जो दुकानदार भी इस सूफी के खिलाफ वर्जी करे उनकी दुकान बंद किया जाए, ना कि 2-3 दुकानों की वजह से, ना कि 2-3 दुकानदारों की वजह से आप पूरी मार्केट को सील करें। मालाकंड के 129, हज़ारा 23, पिशावर 31, कोहाट 14, मर्दान 9, डेरा इस्माइल खान 7 और बन्नू के 5 इलाकों में कोरोना सदेबाब के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। हुकूमत के मुताबिक 500 या इससे ज़्यादा केसेस वाले इलाकों को 14 दिन तक मुकम्मल बंद रखा जाएगा। साद बिन उवैस, समा, पिशावर। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिर इंतजामिया के हत्थे चढ़ गए। कड़कती धूप में आधा घंटा सजा दी, फिर मुकदमात भी दर्ज किए। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के सख्त एक्शन। फैसलाबाद के इलाका पेंसरा में दुकानें खोलने और कारोबार चलाने वाले 20 दुकानदार जिले इंतजामिया और पुलिस ने पकड़ लिए। चोरी छुपे कारोबार खोलने वालों को पहले आधा घंटा धूप में खड़ा रखा, फिर तमाम के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। मकसद जो है उनका बिजनेस हिट करना नहीं है। वहाँ पे उन एरियाज़ जहाँ पे हेल्थ की जो थी वो रिकमेंडेशन थी, यहाँ पे केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ लोगों की सेहत का ख्याल करना ही है। शहरी भी इंतज़ामिया की कार्रवाइयों पर खुश हैं। अगर वो इससे सख्ती कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा सजाएं दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा और सख्ती हो ताकि ये केसेस जितने बेहतर हो सकें कम हो जाए। गुज़िश्ता 17 रोज़ के दौरान ज़िले इंतज़ामिया ने खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरों को 81 लाख के जुर्माने करके 1800 मार्केट्स को सील कर दिया, जबकि 48 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी ताले लगा दिए गए हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन हुआ तो तालीमी इदारों में ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन कराची का मुतवस्सित तबका कहता है ऑनलाइन तालीम के अखराजात उनके बस से बाहर हैं। खुर्शीद आलम की ये रिपोर्ट देखेंगे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तर्ज जिंदगी को बदल कर रख दिया, वहीं पाकिस्तान में भी इसके बाइस तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन हालात जैसे भी हों पढ़े लिखेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में तलबा के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जारी है, लेकिन इस फैसले से वालिदैन परेशान हो गए। कहते हैं स्कूल फीस अदा करें, टैबलेट या लैपटॉप खरीदें, अगर खरीद लें तो इंटरनेट का खर्चा कैसे बर्दाश्त करें। करीमाबाद की सकीना ने कहा बेटी को इस तरह नहीं पढ़ा सकती, ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती,
क्योंकि मेरी ताकत नहीं है। फीस भरे, कोर्स ले या फिर नेट की मंथली फीस भरे। नॉर्थ कराची की रिहायशी खवातीन भी कहती हैं महंगी फीस और महंगे टैबलेट्स उनकी पहुँच से दूर हैं। इतना खरीदे, इतनी महंगाई में कैसे खरीदें हम? बताएं, स्कूल की फीस भरें या वो लैपटॉप खरीद के दें? व्हाट्सएप पे तो पढ़ाई नहीं हो सकती बच्चों की। इतने जो सैलरी नहीं है कि मोबाइल भी खरीद के दें, उसके लिए अलग खरीदें, इसके लिए अलग खरीदें, इतना तो नहीं हो सकता है ना। फीस भी भरी इतनी, अभी 2500 रुपये कहाँ से करेंगे? मोबाइल फ़ोन और टैबलेट फरोख्त करने वालों का कहना है कि इनके पास 6 से 24,000 रुपये के टैबलेट्स मौजूद हैं। टैबलेट की मुख्तलिफ प्राइजेज हैं सर, फिर उसके हिसाब से फीचर्स के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, साइज़ के हवाले से, कैमरे के हवाले से फिर बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिम और विदाउट सिम के दोनों ऑप्शन होते हैं। 12, 13, 15,000 रुपये का भी लैपटॉप मिल जाता है। इसी तरह लैपटॉप में भी अगर जाते हैं तो आपको 25,000 का भी लैपटॉप है, 30,000 का भी लैपटॉप है, 40,000 का भी लैपटॉप है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि जब सारा कारोबार SOPs के तहत खोला गया है तो तालीमी इदारों को भी इसी तरह खोल दिया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह और कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आने वाली 5 से 8 दहाइयाँ पाकिस्तान में बड़ी माहौलियाती तब्दीलियाँ लाएंगी। वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। खबरदार किया गया कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन जाएगा। इस्लामाबाद से आबिद अली की ये रिपोर्ट देखेंगे। इंसानों की गफलत और लापरवाही के बायस जमीन का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा। आलमी सतह पर जमीनी हिद्दत में इजाफे से पाकिस्तान के मौसम पर शदीद मनफी असरात का खदशा। वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ने तहकीकी रिपोर्ट में बड़े खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट माहौलियाती तब्दीली के CMIP 6 मॉडल के तहत मुरतब की गई। खबरदार किया गया कि आइंदा 50 से 80 बरस में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, माहिरीन मौसमियात ने बता दिया। जो पहला टारगेट होगा वो ग्लेशियर जोन होगी। ग्लेशियर्स पे अगर बारिश, मानसून की बारिश पहुंचना शुरू हो जाती है तो वो भी बहुत ख़तरनाक होगी। ज़्यादा फ्लड्स होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शहरों में भी आएंगे, दरियाओं में भी आएंगे। मौसम की ये तब्दीलियां कभी शदीद बारिशों तो कभी कहत साली का बायस भी बन सकती हैं। क्या इस खतरे से बचने की कोई सूरत है, ये भी जान लें। पेरिस एग्रीमेंट पे अब दुनिया भर की नज़रें हैं कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक और दूसरी कौमें जो हैं वो मिल के कोई उस पर अमल दरामद शुरू करें तो फिर हो सकता है कंट्रोल कर सके टेम्परेचर को। माहिरीन कहते हैं मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए पाकिस्तान को बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ मजीद इक़दामात भी करना होंगे। और पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ गया। PCB ने शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। मजीद 35 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। इंग्लैंड रवानगी से कबल कौमी टीम को धचका। 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बल्लेबाज हैदर अली के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद तीनों खिलाड़ी फौरी तौर पर क्वारंटीना में चले गए। तीनों के टेस्ट इतवार को लिए गए थे। शादाब खान का कहना है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, दुआओं में याद रखें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि टेस्ट पॉजिटिव आया है मगर तबीयत बहुत बेहतर है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, SOPs पर अमल करें, अपने आप को, अपनी फैमिली को और आसपास के लोगों को बचाएं। उस्मान शनवारी और इमाद वसीम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को 24 जून को लाहौर पहुँचने की हिदायत की गई है। शोएब मलिक, क्लिफ डैगन और वकार यूनुस के अलावा स्क्वाड में शामिल दीगर तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट मुकम्मल हो गए। इंग्लैंड रवानगी से कबल कौमी खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग 25 जून को लाहौर में होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहे। पीपल्स पार्टी का जल्द वक्त अच्छा आने वाला है। मौजूदा हुकूमत ने इन हालात में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क में खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से बात करते हुए कहा, हुक्मरान किसी आइन और उसूल को नहीं मानते। हमने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों और वफाक को मजबूत किया, लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रही है। ये लोग हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।